आते हैं तो नेल्सन मंडेला जनाब जिस जेल के अंदर कैद थे उसका नाम था, वो थी रोबन आइलैंड, एक जजीरा था वहां पे थी। उसका दो वहाँ मुख्तलिफ जेलों में रहे, दो मुख्तलिफ जेलों में, एक का नाम था पोल्स मोर प्रिजन और दूसरी का नाम था विक्टर रिस्टर प्रिजन। इसके अंदर ये जेल में रहते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, इन्होंने जनाब अफ्रीकन नेशनल पार्टी के ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसको 1963 के अंदर गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर भी बैठ के इन्होंने अपनी तहरीक को चलाते रहे और मतलब है इसको छोड़ा नहीं। तो देख लें 1963 से लेकर 1990 तक इतना अरसा 27 साल जेल में रहना, मतलब जिस तरह वो समझ लें कि इतनी नफरत थी गोरों को जनाब की, बगैर किसी वजह के एक बंदे को जनाब जेल में रखा हुआ है और इतना लंबा था, इतना अरसा तो जनाब वाला वो कत्ल का जो मुलाजिम होता है वो भी मतलब है उनको रखा जाता है। तो इसलिए जनाब ये एक बहुत बड़ी नफरत थी, नस्ली तसब्बुब था जनाब, ठीक है। एंटी अपार्थेड नस्ली तसब्बुब का शिकार थे जनाब इतने लोग अफ्रीका के। लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, उनकी जब पहली किताब आई 1978 में द स्ट्रगल इन माई लाइफ, उसके अंदर जनाब इनकी जमात मजीद स्ट्रांग हुई, लोगों ने किताबें खरीदी हैं, पढ़ना शुरू किया, इसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। तो अब जनाब अफ्रीका के अंदर काफी सारा मतलब तब्दीली आ चुकी थी, लोगों के माइंड चेंज हो गए थे। तो 1990 के अंदर जनाब वो जब मैंने आपको फ्रेडरिक क्लार्क बताया था, वो जैसे 1990 में जनाब बनता है सदर, उन्होंने फौरन इसको रिहा कर दिया, क्योंकि जनाब उस वक्त ये बंदा बहुत स्ट्रांग हो चुका था और किसी भी वक्त मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खतरा था, इसलिए उन्होंने रिहा कर दिया। उसके बाद जनाब 1993-94 में दोबारा इलेक्शन हुए और जनाब भारी अक्सरियत के साथ नेल्सन मंडेला सदर मुंतखब हुआ, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इन्होंने जनाब कालों और गोरों का जो एक फर्क था इन्होंने खत्म कर दिया हर जगह। अब ये जो मतलब काले और गोरे का जो इशू है ना, ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं था बल्कि और भी बहुत से मुल्कों में था, अमेरिका में था, मतलब काफी सारे मुल्कों में हर जगह अपना यार अपना आपके पास कोई ऐसी डिवाइस पड़ी हुई है फहीम साहब जिससे आपकी आवाज कट के आ रही है? ठीक हो गया जनाब। तो ये सवाल थे नेल्सन मंडेला के मुतालिक। अगर कोई और सवाल आपका ध्यान में आता है नेल्सन मंडेला के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्वेश्चन नंबर 56 पढ़े। सर ये ज्यादा देर किस जेल में रहे हैं? ज्यादातर इसमें रहे हैं, पोल्समर प्रिजन के अंदर रहते हैं, ठीक है। और सर ये काले गोरे का इतना फर्क क्यों है? देखे ना, एक बंदा जनाब वाला काला, उससे तो कोई शादी नहीं कर रहा है, आप कहते हैं फर्क क्यों है? पाकिस्तान में देख लें, ठीक है। काले गोरे का फर्क अब तो खत्म हो गया ना, मतलब एक अफ्रीका के अंदर जो एक नस्ली तसब था वो जनाब अब खत्म हो गया। अब तो जनाब वो इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं, इकट्ठे बैठ के नौकरियां भी करते हैं, इकट्ठे बैठ के उनकी शादियां भी हो जाती हैं। अब मतलब इस बंदे की वजह से खत्म हुआ ना, एक नस्ली तसब जो था वो खत्म किसने किया? जी सर, रिसेंटली एक क्लासरूम होता था ना, पूरे उसमें क्लास की एक साइड पे बैठते थे और जो गाने होते थे वो क्लास के बाहर बैठते थे। जी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उस वक्त इतना ज्यादा नस्ली तसब था कि वो जिस जगह भी जाते थे उनको मतलब वो बैठने देते थे अपने साथ। तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ। तो बहरहाल आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगा। और फहीम साहब आपके नेट मतलब एक मैसेज कर दिया करें, आपके पास कोई स्पीकर पड़ा हुआ है प्रेसिडेंट जिन्होंने नेल्सन मंडेला को मतलब रिलीज करवाया प्रिजन से, तो क्यों करवाया था उन्होंने? क्योंकि उस वक्त जनाब वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, और दूसरी बात यह है कि वो जनाब उसका हिमायती बंदा था, मतलब समझ लें अंदर अंदर से वो मतलब हिमायत में आ चुका था कि जनाब अब इसकी जो पार्टी है उसके पार्टी तभी स्ट्रांग होती है जब अवाम उसके साथ है। तो अवाम उसके साथ इतनी आ चुकी थी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, हमला हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो उन्होंने फौरन आके रिहा करा दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं ना कि मुशर्रफ साहब ने जो है जज्जू को कैद किया और गिलानी साहब ने फौरन आते रिहा कर दिया, भाई बहाल हो गए सारे। तो ये मतलब एक सूरत हाल थी उधर भी। आप जब देखते हैं कि जनाब अब पार्टियां चेंज हो चुकी हैं। जी सर, जब उसको जी प्रिजन से रिहा करवा दिया था उसके बाद किस ईयर में इलेक्शंस हुए थे और उसको वो प्रेसिडेंट बना था उसके बाद? 1990 में नई पार्टी फ्रेडरिक क्लार्क जो है दूसरी पार्टी होती है, उसका नाम और होता है अफ्रीकन नेशनल पार्टी था या इस तरह से अफ्रीकन यूनियन पार्टी था। अफ्रीकन यूनियन पार्टी जो थी वो जनाब इक़्तिदार में आ गई,
ٹھیک ہے. جیسے اقتدار میں آئی تو یہ افریقہ کا صدر بنا ڈی کلارک, اس نے اس کو نیلسن منڈیلا کو جیل سے رہا کرا دیا. اس کے بعد جناب وہ, کیونکہ افریقہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ 5 سال کے لیے صدر رہے گا. 1990 سے 1994 کے تک وہ 5 سال کے لیے صدر رہا. 1994 میں جناب کون بن جاتا ہے پھر؟ نیلسن منڈیلا. کیونکہ نیلسن منڈیلا کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ 1994 میں الیکشن جیت جاتی ہے اور پھر وہ نیلسن منڈیلا صدر بنتا ہے. اچھا, نیلسن منڈیلا کو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جیل کے اندر جناب ایک بندہ تھا جو مطلب سمجھ لیں کہ مطلب اس نے کہنے پہ, کسی کے کہنے پہ اس کو ٹارچر بھی کرتا تھا. نیلسن منڈیلا کو ٹارچر بھی کرتا تھا. تو نیلسن منڈیلا نے کیا کیا کہ جناب جیسے صدر بن گیا نا, اس کے بعد اسی جیل میں گیا. تو ویسے اس کو پہلے بھی بڑا ڈر تھا. اچھا چیٹ میوٹ کر دیں سارے بندے. اس کا پہلے بھی ڈر تھا کہ جناب نیلسن منڈیلا تو صدر بن گیا اور وہ مجھے جانتا بھی ہے اچھی طرح سے, میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اب وہ اندر سے ختم ہو چکا تھا تقریباً. بھائی وہ بندہ سمجھتا تھا کہ جناب کہ اب مطلب ہے کہ وہ صدر بن گیا, اب وہ میرا بدلہ لے گا, میری مطلب وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ میری ٹیسنس کر دے گا, مار دے گا یا کچھ کر دے گا. تو نیلسن منڈیلا اسی جیل میں جاتے ہیں اور وہ بندہ وہاں موجود ہوتا ہے اور اس کو جناب گلے لگا لیتے ہیں اور کیا میں نے آپ کو معاف کر دیا. مطلب اتنا رحم دل بندہ تھا. آپ مجھے یہ بتائیں یہاں پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے باری بلنے کی میر ہے. کوشچن نمبر 56 پڑھیں جناب. انارمس مین. انارمس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا, بہت زیادہ, بہت بڑا یعنی ہیوج. اس کا اور آپشن پڑھیں آپ نیکسٹ جی. بلکہ آپ نا ایک منٹ میں رکھیں, میں آپ خود اپنی کتاب سے جو ہے نا بتاؤں گا. ہاں جی, کوشچن نمبر کون سا تھا؟ 56. جی انارمس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہیوج, بہت بڑا. ہارڈ کا مطلب سخت, ہیوج کا مطلب بڑا یعنی کہ سب سے بڑا یا بہت زیادہ, اور امیزنگ کا مطلب ہوتا ہے حیران کن, اور مینی کا مطلب بہت سے. تو اس میں ہیوج اس کا درست جواب ہو جائے گا. کوشچن نمبر 57. اسلام آباد ڈکلیئر ایٹ دا اسٹیٹ ریلیجن انڈر دس. ہاں جی بتائیں جناب, اسلام کو کس مطلب ہے کہ مطلب کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان جو ہے مطلب اس پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا, کس کانسٹیٹیوشن کے مطابق؟ 73 والے جس نے بتایا انہوں نے بالکل صحیح بتایا, جنہوں نے 56 لکھ کے بھیجا ہے ماشاءاللہ. آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 1956 کے اندر ریلیجن کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا. 1956 میں جسٹ پاکستان کا نام رکھا گیا تھا. نام کیا تھا بھلا؟ ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اچھا جی, کوشچن نمبر, اور یہ آپ کو مطلب ہے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کوشچن نمبر جناب 57. اچھا سوری 57 میں یہ دیکھیں جناب, کانسٹیٹیوشن 56 جو تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. 23 مارچ 1956 کو آیا. 23 مارچ 1956 کو آیا. لیاقت علی خان چودھری محمد علی پرائم منسٹر, اور سکندر مرزا اس کے مطابق پہلے صدر منتخب. گورنر جنرل کا عہدہ جناب تبدیل کر دیا گیا. یہ اپنا مدعا اور یہ معروف یہ جتنے بھی بندے یہاں موجود ہیں یہ چیٹ نہ کریں, ادھر توجہ رکھیں. جب آپ چیٹ کر رہے ہو تو پھر آپ کا دماغ چیٹ پہ ہوگا یا ادھر ہوگا, یہ بتائیں. ادھر بات توجہ سنیں, بعد میں آپ ان کے پرسنل نمبر پہ چیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اسلام کی بات کی. اسلام جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سرکاری جو مذہب تھا وہ 1976 کے بعد 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 میں لاگو ہوا. 234 آرٹیکل تھے. 1962 کا آئین 8 جون 1962 میں آیا. 250 آرٹیکل تھے. پریزیڈینشل فارم آف حکومت بنی تھی مطلب 1962 کے آئین کے مطابق. 1956 کے 73 کے اندر پاکستان کا سرکاری مذہب جو تھا وہ اسلام ڈکلیئر کیا گیا, اور 1973 کے مطابق جناب پاکستان کے آئین کے 280 آرٹیکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کوشچن نمبر 58. فل ان دی بلینک ود اپروپریٹ پریپوزیشن. اچھا جی 58 ہے, وہ کہتا ہے جی کہ دے ہیو نو ون ٹو بلیم دا ٹرپل ڈیش دیم سیلف. اچھا جی, اس کا پہلے ہم اردو میں ترجمہ کریں. اردو میں کیا ہے؟ ان کی طرف سے کسی کو تکلیف کا الزام نہیں ہے.
کہ وہ خود ہی موقع توقع کریں، کہ وہ خود ہی توقع کریں. اب بتائیں جناب اس کا کیا آنا چاہیے؟ ٹو بی کیپٹ اویٹنگ، ٹو بی گڈ اینڈ کیا گیا، ایکسپٹ آئے گا، ایکسپیکٹ آئے گا، یا ادھر اے اینڈ بی آ جائے گا؟ کیا چیز آنی چاہیے؟ سر ایکسپٹ آنا چاہیے. جی ایکسیپٹ آنا چاہیے، بالکل. ایکسیپٹ کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے کسی کو تکلیف کا الزام نہیں ہے کہ وہ خود ہی توقع کرے. مطلب کسی بندے کسی اور سے، مطلب ایکسیپٹ اس لیے لگایا کسی اور بندے سے، ٹھیک ہے، اس لیے جناب ایکسیپٹ آ جائے گا. کوشچن نمبر 59. آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ میننگ آف ایڈیم ٹو کول ون ہیلز. ٹو کول ون ہیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ ٹو کول ہیل ون مطلب ہوتا ہے انتظار کرنے پر مجبور. لکھ لیں. انتظار کرنے پر مجبور. ہاں جی، اس کا آپشن نمبر جناب پہلا دیکھیں. ٹو بی کیپٹ ویٹنگ، ٹو بی گڈ اینڈ ڈیلیکیٹ، ٹو ہیو اے ڈیل وتھ ٹربل سم پرسن. تو کون سا آپشن آنا چاہیے؟ پہلے والا جو آپشن ہے وہی والا جناب جب آپ درست. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی فرمانبردار اسٹوڈنٹ ہیں. کوشچن نمبر آج کا آخری. ہو اسکورڈ دا فرسٹ کرکٹ ٹیسٹ سینچری فار پاکستان ان 1952. ہاں جی جناب، یہاں پر جناب ایک سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کس نے جناب ٹیسٹ میچ کے اندر سب سے پہلے سنچری مکمل کی، وہ بھی ٹیسٹ میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب شروع میں کرکٹ جو تھی نا، وہ شروع میں کرکٹ تھی جناب ٹیسٹ کرکٹ. یہ جو ون ڈے کرکٹ آئی ہے، یا مطلب ہے پہلے جو ون ڈے کرکٹ ہوتی تھی وہ جناب بعد میں شروع ہوئی، اور پہلے ون ڈے جو کرکٹ ہوتی تھی وہ 60 اوور کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد 50 اوور کی گئی. اب جناب پہلا وہ بندہ پاکستان نے سب سے پہلے پاکستان نے جناب ٹور کیا ٹیسٹ کرکٹ ٹیم نے بھارت کا. ٹھیک ہے، لکھیں. کوشچن نمبر کون سا بلا؟ 60 ہے. 60 کوشچن ہے جناب ہمارے پاس کہ پاکستان نے 1952 سے 1953 انڈیا میں ٹیسٹ سیریز، کہاں پر؟ انڈیا میں ٹیسٹ سیریز. اب جناب یہ مطلب ہے 1952 کا اینڈ ہوگا اور 1953 کا شروع ہوگا، تب مطلب پاکستان کی ٹیم وہاں پہ گئی ہوگی. اچھا جناب، پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پہلا کپتان کون تھا؟ یہ بھی سوال میں آتا ہے. پاکستان نے ایکچولی نا 1952 میں ہی کرکٹ کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. فرسٹ کیپٹن بھی یہی تھا اور اس وقت کپتان بھی یہی تھا. اس کا کیا نام تھا بلا؟ عبد الحفیظ کردار. ٹھیک، جب انڈیا گیا تو انڈیا کے اندر جناب میچ ہوا، سیریز ہوئی، تو اس وقت انڈیا کا جو کیپٹن تھا وہ کون تھا؟ انڈین کیپٹن. کب بلا؟ 1952-53 میں. کیا نام تھا؟ لالا لالا. اچھا، پاکستان کا وہ کون سا کرکٹر ہے جو لالا کے نام سے مشہور ہے؟ اگر کسی کا جواب غلط ہوا نا، اگر کسی کا جواب غلط ہوا تو طالبان کے ہاتھ میں دے دوں گا. لالا امر ناتھ کے ساتھ کیا ہوا؟ نیوزی لینڈ واپس چلی گئی، وہ میں بتاتا ہوں. اچھا جی، پاکستان نے جناب ٹوٹل میچ کھیلے انڈیا کے ساتھ کتنے؟ 5. کتنے میچ کھیلے؟ 5. ٹوٹل ٹیسٹ میچ کھیلے 5. ٹھیک ہے، اچھا جی. پاکستان نے جناب جو دوسرا ٹیسٹ ہو رہا تھا نا، سیکنڈ ٹیسٹ جب ہو رہا تھا، اس کے اندر جناب نذر
मोहम्मद। इन्होंने 124 रन बनाए और इस सेकंड टेस्ट कहाँ पर हुआ भला? लखनऊ में। इंडिया का शहर है ना लखनऊ, वहां पर हुआ। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जनाब टोटल 5 मैच हुए। 5 मैचों के अंदर जनाब इधर लिखेंगे पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान ने जनाब 1 मैच जीता, इंडिया ने 2 जीते और ड्रा 2 हो गए, टोटल 5 हो गए। ठीक, ये इस तरह सीरीज हुई जनाब। तो क्रिकेट के ऊपर ये सवाल आते रहते हैं। हाँ जी, आप जनाब इसके ऊपर कोई सवाल अगर आप है तो बता सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, पाकिस्तान और जनाब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैं वैसे मेरे जहन में भी था, मैं आप सबको आखिर में बताऊंगा। लेकिन जनाब फिर भी मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है कि उसके अपने जनाब अवाम जो है, याद रखिएगा उसकी जो अपनी अवाम है, इंडिया के अंदर तकरीबन 6 करोड़ बंदा ऐसा है, याद रखिएगा 6 करोड़ बंदा ऐसा है जो सड़कों पे पैदा होता है, सड़कों पे मरता है। कितना? सड़कों पे पैदा होता है और सड़कों पे मरता है। क्या आपने देखा पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में वैसे लोग झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन झोपड़ियों वाले को कभी एहसास है देखो तो वो जनाब एक समझ लें आप शोर है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अब जनाब इसके अंदर जनाब मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है शुरू से ही अब तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI जिंदाबाद, वो जनाब दुनिया की नंबर 1 और टॉप 1 एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी। ठीक, अब ये जनाब किस तरह मतलब पाकिस्तान ने जनाब तालिबान को जो है, ये मैं दावे से कहता हूँ और मैं मतलब खुले आम अल्फाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की है तालिबान की जनाब वाला इंडिया को यहाँ से निकालने, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरहद है ना वो तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी है और सारे पहाड़ हैं। अब वहां से किसी को रोकना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब वहां से लोग खुफिया तौर पर इंटर होंगे और यहाँ पे आके मतलब है कि नुकसान पहुंचाएंगे, तो मुश्किल काम है। मतलब एक ज्यादा आप अच्छे तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। चाहे जितनी भी बाढ़ लग जाए, लोग नीचे जमीन से होकर निकलते आते हैं, लोग दरियाओं से निकल के आते हैं। तो इसलिए जनाब आप याद रखिएगा कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर जनाब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। इंडिया वहां पे जनाब वाला बिजली घर बना के दे रहा था, इंडिया वहां पे डैम बना के दे रहा था। वो इंडिया अपना उसको दूसरा मुल्क समझता था। हत्ता कि आप देख लें अशरफ गनी ने यहां तक कह दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इंडियन फौज को बुला लेंगे। याद है ना आप सबको, इंडियन आर्मी को भी हम बुला लेंगे। तो खैर जनाब अशरफ गनी ने यह भी बयान दिया कि पाकिस्तान के 10,000 जो है जंगजू अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। मैं कहता हूँ वो 10,000 उसने कम बताए, ज्यादा दाखिल हुए। तो जनाब उन्होंने पाकिस्तान की ISI ने जनाब देख लें कि उन्होंने कहा जी 3 महीनों के अंदर या 6 महीनों के अंदर जनाब काबल के ऊपर जो है मतलब कब्जा हो सकता है। तो उन्होंने 17 दिन के अंदर करके दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास यहाँ पर 17 दिन के अंदर वहां पे इंडिया अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। अब इंडिया की तो सर वहां से चैट छुट्टी हो पढ़े। गई। एक्सक्यूज मी सर। अब क्या हो रहा है यार, मैं आप जो बंदा जहाँ पे चैट करे मैं उसको क्लास से आउट कर दूं। मैं इधर आपको लेक्चर दूं या चैट आप करूं? अच्छा चलें आगे चलते हैं, मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा जनाब इसके बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर जो है इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई, खत्म हो गई, क्योंकि उसने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान को हर तरह से तबाह करने के लिए वहां पे की हुई इन्वेस्टमेंट। इस वक्त इंडिया को वहां से निकल जाना, पाकिस्तान की मगरब की जो सरहद है वो अब कंट्रोल में आ गई, मतलब सिक्योर हो गई। अब इंडिया, क्योंकि जो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है, सी पैक बन रही है। सी पैक पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान की गेम चेंजर इसको कहते हैं, गेम चेंज हो जाएगी। मतलब है पाकिस्तान जो IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाता है तो वो गेम पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान को डेली इतना पैसा मिलेगा कि पाकिस्तान दूसरों के मुंह पे मारेगा। ठीक है, मैंने आगे बात की। तो इसलिए जनाब याद रखिएगा कि आप लोगों ने इसको जो है मतलब है कि जो इंडिया है उसकी पूरी कोशिश है और एंड तक इसकी कोशिश रहेगी कि वो सर पाकिस्तान ये को जो है लास्ट फिक्रा दोहरा दीजिएगा सर। क्या चीज? ये फिक्रा लास्ट वाला जो बताया ना सर, वर्ल्ड बैंक वाला, ये दोहरा दीजिएगा सर। मैंने कहा वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ना
पाकिस्तान जो उससे कर्जा लेता है, पाकिस्तान उसके मतलब है दबा हुआ है उसके नीचे, जैसे अमेरिका कहता है वैसे करता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF है अमेरिका का, तो इसलिए वो जनाब पैसे देते हैं यहाँ पे, तो पहले अपने काम मनवाते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, याद रखिएगा ये महंगाई अभी कम है, क्योंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसके मुताबिक हमारा जो पेट्रोल है वो जनाब 150 पे जाएगा, हमारे घी जो है 500 तक जाएगा, दालें 300 तक जाएंगी, यानी हर चीज महंगी होगी, बहुत ज्यादा महंगाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहदा कर रखे IMF के साथ, ठीक है, क्योंकि IMF कहता है जनाब मैं जो आपको पैसे दूँ आप मुझे वापस किस तरह दोगे, तो वो वापस कितना देंगे, महंगाई करके। अच्छा जी, तो इसलिए जनाब जब ये सी पैक बन जाएगा तो सी पैक ने पूरे पाकिस्तान को ओढ़ा हुआ है। सी पैक के ऊपर जनाब अगर ये यहाँ पे अफगानिस्तान रहता है, अफगानिस्तान के अंदर USA रहता तो इंडिया बैठा हुआ था, तो वो पाकिस्तान को हर तरह से थ्रेट था जनाब सी पैक के ऊपर। तो जनाब अब अफगानिस्तान में आ गए हैं तालिबान, तो तालिबान को जैसे पाकिस्तान ने और तुर्की ने मिल के जनाब अजरबैजान को दिया था असला, और जनाब आर्मीनिया का एक इलाका था नोरोनो कोरबोव, उसके ऊपर कब्जा कराया गया, ये लास्ट टाइम मतलब तकरीबन साल हो गया। इसी तरह जनाब तालिबान को भी मतलब अच्छी तरह से सपोर्ट किया और ये आ गए। अब जनाब ये पाकिस्तान तालिबान को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया ने अभी तक किया नहीं है। इस्लामी अफगानिस्तान, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जो है तो वो जनाब वाला पाकिस्तान क्यों कह रहा है भाई आप एक्सेप्ट करो, तो पाकिस्तान कोई और एक्सेप्ट करेगा तो पाकिस्तान भी कर लेगा, और पाकिस्तान ने तो करना ही करना है। तो इमरान खान क्यों कह रहा है भाई अफगानिस्तान के अंदर इंतशार फैलने का खर्चा है, आप इसको एक्सेप्ट करो, इसकी इमदाद करो। अब रशिया ने भी ऐलान कर दिया है, चाइना ने भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने जनाब जिस दिन कब्जा हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के 10 से 20 ट्रक खुराक के और इमदाद के अफगानिस्तान गए हैं, और डेली जा भी रहे हैं अभी भी। तो इस वक्त इंडिया की जनाब वाला समझ लें कि वो समझ लें क्या कहते हैं, वो नहीं एक मिसाल बनी हुई प्राइज शादी में, नहीं वो एक मिसाल बनी हुई है जरब मिसल, प्राइज शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो अब जनाब वाला जंग अफगानिस्तान में USA किया है जनाब, इंडिया खाम खा प्राइज शादी में अब्दुल्ला दीवाना था। अब उसके मुंह पे जब लगे हैं वो वापस चले गए, अब उसकी एक पहले नंबर पे तो उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट ही वो डूब गई सारी। अब उसको पता है कि जनाब पाकिस्तान सी पैक अपने जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा और गवादर बंदरगाह जो है वो हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी। सर आज जो न्यूजीलैंड टीम वापस गई सर, इसमें भी कोई इंडिया की साजिश होगी? नहीं मैं वो बता रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपको सारी बातें सारी बताता हूँ। पाकिस्तान का जनाब जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट जब ऑपरेशनल हो जाएगी 2030 के अंदर, तो याद रखिएगा कि उसके बाद ये जो अरबी है ना, जो मतलब UAE के मतलब बंदरगाह है, फजीरा है, या इस तरह की जो बड़ी बड़ी बंदरगाह हैं इस वक्त, वो सारी उनकी मशत खराब हो रही है, ठीक है। उन्होंने जनाब इंडिया को देखे ना, इंडिया के अंदर जनाब वाला वो मोदी साहब जा रहे हैं, उनको जनाब वाला वहां पे वो क्या कहते हैं बंदर, उसका इफ्तिताह हो रहा है, क्या पता नहीं अरबी उनको खिलाए जा रहे हैं, वजह कि भाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, यानी अरबी भी सही नहीं है, यकीन करें। ये जो पाकिस्तान मतलब समझ लें सऊदी अरब के अंदर जनाब वाला याद रखिएगा पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब में भी मौजूद है, सिर्फ हरम पाक खाना काबा इनकी हिफाजत के लिए, ठीक है। आलमी ये जो लीडर होते हैं ना यहूदी इंतहाई बहुत दिल इंसान होता है, वो अपनी मौत से डरता है, लेकिन मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कहते हैं जनाब वो मतलब हम तो मरेंगे तो इस्लाम के लिए तो शहीद हो जाएंगे, और शहीद हमेशा जिंदा होता है, कुरान पाक कहता है। तो ये यहूदी बहुत ज्यादा डरते हैं। यहूदी जब ये USA की आर्मी या अफगानिस्तान के अंदर आई है तो वो जनाब यहाँ पे ज्यादा लोगों ने खुदकुशियां की हैं, मरे कम है, ठीक है, जंग में कम मरे हैं, ज्यादा लोगों ने खुदकुशियां की। अच्छा जी, अब जनाब इंडिया यहाँ से नाकाम हो गया। इंडिया शुरू से ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कम अज कम इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहाल ही ना हो। अब ये जनाब याद रखिएगा ये बहुत बड़ी गेम है, अंदर की गेम है कि कल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम उधर रावलपिंडी के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग कर रही है। आज जो है रात फैसला हुआ कि जनाब सीरीज नहीं खेलनी और जनाब वाला कैंसिल करें, वापस आ जाए, थ्रेट मिला। क्योंकि अगर एक बंदे को जनाब वाला एक चीज का 10 रुपए का फायदा हो रहा हो और यकदम उसको पता है जी 10 रुपए नहीं है बल्कि 10 करोड़ है, तो आप क्या करेंगे? तो ये जनाब इंडियन साजिश है इसके अंदर, और इन्होंने कुछ थ्रेट किया है या उनको पैसा दिया, जो भी किया है इन्होंने, तो उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को यानी कि यहाँ पे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आप देखें भाई एक वजीर आजम को टीम के लिए फोन करने की क्या जरूरत है? इमरान खान ने सबसे पहले फोन किया जनरल फैज हमीद को,
जो कि लेफ्टिनेंट जनरल ISI DGIS उनसे पूछे थी हाँ जी कोई ऐसी थ्रेट कोई या नहीं मानो, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर जीरो है इस वक्त, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी हर चीज क्लियर है। इतनी इमरान खान या आर्मी चीफ की सिक्योरिटी नहीं होती जितनी न्यूजीलैंड की टीम को दी गई, याद है आप पता होना चाहिए, ठीक है। हर जगह पे पाकिस्तान आर्मी रेंजर पुलिस सब ने घेरा हुआ है हर तरफ से। और आपको ये भी पता होना चाहिए नीचे वाले जो जगह होती है ना, मतलब जो ऐसा गटर लाइन होती है, हद तक गटर लाइन तक सिक्योरिटी थी, उसको भी चेक किया गया कंप्लीटली। तो सर पाकिस्तान टीम को इतनी सिक्योरिटी मिलती है कहीं दूसरे मुल्क में? नहीं, दूसरे मुल्क में इतनी नहीं मिलती, यही तो मैं कहता हूँ, ये अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं भाई। जब एक इंडिया आपको घास नहीं डाल रहा, आप ही नहीं डालते, अच्छा करते हैं। अब जिस तरह न्यूजीलैंड ने भाई आपके पास वायदा किया और आप यहाँ पर आएंगे, तो न्यूजीलैंड जो है आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पहले दौरा करके आया ना पिछले महीने 2 महीने पहले, याद होने चाहिए। तो न्यूजीलैंड अब आके चला गया है, तो पाकिस्तान की इंसल्ट भी है वैसे, और न्यूजीलैंड की भी इंसल्ट है तो भाई आप क्यों आए वो चले गए हैं। जब एक ब्रायन नस्सर आपको गारंटी दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अगली नहीं मान रही, तो फिर इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर है। तो इसके साथ ये मतलब इंडियन लॉबी थी, उन्होंने अपनी कामयाबी याद रखी। खैर इससे हमें कुछ भी नहीं होने वाला इन चीजों में। न्यूजीलैंड वालों को सर जी वैसे इज्जत पसंद नहीं आई, उन्हें इज्जत ज्यादा दी गई है ना, वो इज्जत कौन पसंद नहीं, नहीं मैं आई। कहता हूँ ना वो ये अच्छा हुआ कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सका था उस वक्त। आप देखें इंग्लैंड की टीम जो है उस कोटी जाते हैं उनको, इंग्लैंड की टीम को इंडिया क्या करता है अपने साथ, उन्होंने भी 48 घंटे में फैसला करना है। अच्छा जनाब, हम टॉपिक की जाने बात हैं, कंप्यूटर का टॉपिक है, हमारे पास मिनट पड़े हुए हैं, आई थिंक 20 मिनट रहे। सर यही वाला पेपर कंप्लीट करवा दें। अच्छा चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ें। पढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज। सर क्वेश्चन 60 क्लियर हो गया इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 60 भी बिल्कुल हो गया। पाकिस्तान सीरीज का ये सवाल, पाकिस्तान की सीरीज का सवाल नहीं लिखा होता अभी 60 नंबर, अभी जो मैंने रिमूव किया है। सर वो नजर मोहम्मद आएगा, मतलब सेकंड पे लिखा हुआ है। जी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की बात करें। अच्छा जी, वॉल्यूम म्यूट रखें। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम जो है ये जनाब 1840 में इंस्टॉल हुई फर्स्ट टाइम, इंस्टॉल्ड 1840, ठीक। कहां पर भला हुई? पेरिस में, ठीक हो गया। और इसको जनाब फाउंडर कौन है, यानी कि जिसने बनाया था इसको, उसका नाम है डैनियल DANIEL, डैनियल कोलाडन, COLLADON, कोलाडन, ठीक हो गया। और एक और बंदा है उसका नाम है जैकिस, GACQUES बैबनेट, BABINET, बैबनेट, ठीक हो गया जनाब। अच्छा ये है जनाब इसके फाउंडर, ये 2 बंदे फाउंडर हो गए और इन्होंने 1840। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है जनाब, याद रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब है, या किसी भी मुल्क के अंदर ये जो सिग्नल आते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, कोडिंग ऑफ एरर प्रोटेक्शन, डिकोडिंग इनपुट डाटा, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल कन्वर्सेशन, यानी कि हमारे जो डिजिटल ये जो सिग्नल होते हैं ना, खासतौर पर इंटरनेट के जनाब, आपने 2 साल पहले खबर आई थी भाई समंदर के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर कट गई है और पूरी दुनिया में इंटरनेट का मसला है। शायद आपने सुनी होगी कभी, 2 साल पहले की बात है, ये मसला हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ना, यहाँ ये होती है थोड़ी सी मोटी, पहले वाली जो वायर होती थी वो थोड़ी पतली होती थी। इसके अंदर जो होता है मतलब 4G भी चला सकते हैं, 5G भी चला सकते हैं, इसके अंदर जो है इंटरनेट फास्ट चलता है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो जनाब मतलब है कि कब से आएंगे? आप अभी लिखे तो सही, कंप्यूटर के ऊपर कल मतलब हमारा कल का मैप और कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर होगा। 62 क्वेश्चन नंबर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़े। हेलो, चली गई हैं?
नहीं सर, हुसैन शहीद सहर वर्दीवाल। नहीं, आज हमारा कंप्यूटर पर टॉपिक नहीं होगा। अच्छा, हुसैन सर मैं ये शहीद कह रही हूँ कि आपको पता है कंप्लीट कहाँ हुआ है, उसमें टेली कम्युनिकेशन और भी ऑप्शंस हैं। तो टेली कम्युनिकेशन आ जाएगा ना। टेली कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता करने के लिए बनाई गई है ना। टेली कम्युनिकेशन ऑप्शन दुरुस्त है इसका। ठीक हो गया? जी अच्छा सर। जी, हुसैन सोहरावर्दी के बारे में सवाल है कि पाकिस्तान के, आपको पता होना चाहिए कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो थे पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम थे। ठीक है, 1956 से लेकर 1957 तक रहते हैं। और ये इसके बारे में आपको लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आप लिख चुके हैं 73। क्वेश्चन नंबर 763 पढ़ें। जल्दी पढ़ें, टाइम वेस्ट न करें। इंडस बेसन ट्रीटी वाज साइंड इन। अच्छा, इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पाकिस्तान को कौन से दरिया मिले, इंडिया को कौन से मिले, क्यों, वजह क्या बनी, ये सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ें। सर ये हमने तो नहीं पढ़ा हुआ, फिर ये आप इसके नोट सेंड कर देंगे। नहीं, मैंने पढ़ाया, ये आपने पाक स्टडी जो पढ़ा रहा था, तो मैंने पढ़ाया नहीं था। आपने मेरे ख्याल में उस दिन छुट्टी की थी आई थिंक। लेकिन इंडस बेसिन ट्रीटी जो है, हाँ जी, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ? दोबारा बता दूं सबको? सर मैंने भी 2 बार पढ़ा चुके हैं आप। सर अच्छा अच्छा, इसकी पिक्चर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर 1960 में हुआ था ना इंडियन बेसिन ट्रस्ट? जी 1960 में हुआ था, याद होना चाहिए। 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मसला हल किया गया था। मैंने नक्शा भी बना के दिया था, ऊपर वाला दरिया पाकिस्तान को है, नीचे वाला इंडिया को क्या है, उनका कोड भी बताया था। मैं आपको दोबारा वो सेंड करता हूँ स्क्रीन शॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ें। अकबर हाशमी रफ्संजानी who died on 8 January 2017 succeeded as the president of Iran। हाँ जी, अच्छा जनाब, ये अकबर हाशमी रफसंजानी, ये जनाब ईरान के चौथे प्रेसिडेंट हैं। ईरान के चौथे प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2017 से 1934 से लेकर 1934 में पैदा हुए और 2017 में 82 साल की उम्र में मतलब इनकी डेथ। इसके बारे में लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 64। अकबर हाशमी RUFSANJAN, ठीक हो गया? 4th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के चौथे प्रेसिडेंट थे 1934 से लेकर 2017। ये जनाब पैदा हुए और ये इनकी वफात। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, ये एक मतलब है ताजिर थे, ठीक है, ताजिर इनका पेशा था। और ये जनाब जो सदर रहते हैं वो रहते हैं 1989 से लेकर 1997 तक रहते हैं। ठीक, सदर। ठीक हो गया? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के अंदर पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, पहले नंबर पे तो ईरान के अंदर आपको पता है ना कि एक रजा शाह पहलवी हमने पढ़ा हुआ है। रजा शाह पहलवी जो थे, ये जनाब 1942 से लेकर 1979 तक सदर रहते हैं, यानी कि एक ही बंदा बैठे हुए। तो जनाब ईरान के अंदर आता है 11 फरवरी 1979 को 1979 में क्या आता है, बोला इनकलाब आता है, ईरान रिवोल्यूशन, इनकलाब आता है, जिससे इसकी हुकूमत का तख्ता उलट जाता है। उसके बाद हुकूमत बनती है, पहला सदर बनता है जिसका नाम होता है जनाब क्या नाम था, अबुल हुसैन होता है उसका। दूसरे बंदे का नाम होता है मोहम्मद अली राजेई। तीसरा बंदा होता है अली खमेनी। चौथे नंबर पे ये बंदा आता है। लेकिन जब ये बंदा आता है ना, ईरान के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ईरान का आता है। नहीं एक मिनट, हाँ ठीक हो गया। पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन
पहला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ईरान के अंदर जो आता है वो कब आता है भला? वो लागू होता है जनाब 79 से लेकर 1989 तक, ठीक। उसके बाद देखें इसका पीरियड शुरू हो गया। अब यहाँ पर जनाब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, वॉल्यूम तो म्यूट रखें लो, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन आता है जनाब 1989 से लेकर अब तक टिल, बल्कि प्रेजेंट लिख लें, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रहता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब जनाब ये मतलब समझ लें किसका वॉल्यूम है सोहेल नंदर यार, वॉल्यूम म्यूट रखो। आपको पता है कि आप कितने बंदों को आवाज नहीं जा रही। अच्छा जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब है पेपर के अंदर सवाल कैसे आएगा कि जनाब चौथा प्रेसिडेंट कौन था? भाई क्यों? क्योंकि जनाब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन लगा था यहाँ पे, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है कि रोल है इसका, इसलिए जनाब ये पेपर के अंदर आ गया। ठीक होगी जनाब। अच्छा ये बताएं ईरान का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? ईरान का मौजूदा प्रेसिडेंट है 7वें नंबर, 7th प्रेसिडेंट, उसका नाम क्या बोला? हसन रूहानी। हसन रूहानी। हसन रूहानी जनाब सिलेक्ट हुआ था 2013 में, 2013 टू प्रेजेंट अभी तक मौजूद है।